दिस इज बेसिकली सम डाउट रिगार्डिंग ग्रेटल। हाँ जी, क्या बता रहे हो आप? इसमें जैसे जैसे कि इंस्ट्रक्शंस गिवन है ना ग्रेटल की, जस्ट हमें ये परफॉर्म करना है। और जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जैसे हमें समरी स्टैटिस्टिक्स को व्यू करना है, तो हम्म। जस्ट हमें वहां पर व्यू पे जाके समरी स्टैटिस्टिक्स के फोल्डर पे जाके जस्ट उसको व्यू करके बताना है कि क्या वैल्यू है और ये क्या सिग्निफाई कर रही है। ठीक है। जस्ट से वो कह रहे हैं कि ये आएगा एग्जाम में। क्लिक ऑन फाइल, ओपन डेटा, सैंपल डेटा, डेटा खोल लिया, व्यू ग्राफ, स्पेसिफाइड एक्स वाई स्कैटर प्लॉट, there define x variable independent y variable, you will get the scatter plot between x and y। ठीक है। View the summary statistics, specify the variable, show the main statistic, it will tell you what mean, median, mode। ठीक है। Correlation matrix। ठीक है। Ordinary least squares identify। ठीक है। Within the result window you'll go the test this test heteroscedasticity। ठीक है। अच्छा, मैं समझ गई। स्टेटा जो होता है उसमें भी इसी तरीके का काम होता है। देखो, अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग तरीके की चीजें करते हैं, बट अब इसमें जैसे मान लो अब इन्होंने सैंपल डेटा लिखा हुआ है, और सैंपल डेटा में कॉलेज एंड हाई स्कूल जीपीए टाइप की चीज है। ठीक है। तो जैसे कि सपोज, लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन एंड लेट्स सी, वी हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस। मान लो हमारे पास इस तरीके का एक क्वेश्चन है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैंने डेटा आपको दे दिया, जैसे कि कंसिडर डेटा ऑन द वीकली स्टॉक प्राइसेस ऑफ दिस डिजिटल वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिजाइनर ओवर अ पीरियड ऑफ 5 yeah, whatever time period is this। The complete data can be found in table 5.16 on the textbooks website। तो जो भी टेक्स्ट बुक की वेबसाइट है वहां पे वो डेटा हमें अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे ये अगर आप डेटा खोल के देखोगे, लेट मी जस्ट शो यू दिस पर्टिकुलर डेटा। तो इस डेटा के लिए आपको, ये डेटा मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। एक बार ही अगर आप ये डेटा खोल के देखते हो तो ये टेबल 5.16 है। तो इस टेबल को अगर आप देख रहे हो, कैन यू सी दिस? यस मैम। ठीक है। तो जैसे मान लो हमें इस डेटा पे काम करना है। अब इस डेटा में क्या है, डेट है और टाइम है और क्लोजिंग प्राइस दिया हुआ है एक स्टॉक का। क्लोजिंग प्राइस दिया हुआ है, टाइम दिया और डेट दी हुई है, और डेट के हिसाब से इसको टाइम पीरियड 1, टाइम पीरियड 2 ऐसे बोला हुआ है। ठीक है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, ये जो क्वेश्चन है ये मुझे जैसे पार्ट नंबर बी, तो चलो ठीक है हो जाएगा। पार्ट नंबर सी जो है उसमें वो क्या बोल रहा है कि टाइम और टाइम स्क्वायर्ड करके मुझे चीजें करनी है। एक में मुझे टाइम, टाइम स्क्वायर, टाइम क्यूब, तो बहुत सारे मॉडिफिकेशंस भी करने पड़ सकते हैं आपको डेटा में। ये जो मैम ने चीजें लिखी हैं ये तब वर्क कर सकती हैं जब जो जो चीजें आपको चाहिए ना टेस्ट करने के लिए वो सब ऑलरेडी आपके डेटा में अवेलेबल हो। लेकिन ऑब्वियसली देर आर कोड्स ऑल्सो टू क्रिएट न्यू डेटा विद इन ग्रेटल ऑल्सो। तो ग्रेटल में भी देखो बहुत सारी, जैसे अगर आप स्टेटा खोल के देखोगे ना, तो स्टेटा इज अ सॉफ्टवेयर विच इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर इकोनोमेट्रिक्स एंड ऑल द स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड वर्क। तो जो जो पॉसिबल चीजें हो सकती है ना, वो स्टेटा में या बाकी अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स में ऑटोमेटिकली आपके पास अवेलेबल होंगी। तो जैसे वहां पे रेसिडुअल प्लॉट अलग से, आप इस तरीके से जाओगे ना व्यू, इस तरीके के ऊपर टैब्स में जाओगे तो वहां अलग से आपको चीजें लिखी हुई मिलेंगी। तो वो चीज थोड़ी सी और रिलेटिवली इजी होती है। तो दैट इज ओके। हर सॉफ्टवेयर का जो तरीका है ऑफ डूइंग थिंग्स विल बी डिफरेंट, बट वो चीजें करनी पड़ेंगी आपको। कोई भी एक सॉफ्टवेयर अगर आप करोगे, अल्टीमेटली आपको वो चीजें निकाल के और फिर उनको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। सो इसीलिए बिकॉज यूनिवर्सिटी ने आपको 4-5 सॉफ्टवेयर्स के बीच में चॉइस दी है, इसीलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वो
फोर्स नहीं करेंगे किसी इंसान को ये बोल के कि आपको सिर्फ इसी सॉफ्टवेयर से करके दिखाना है, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू। मैम इसमें रिजल्ट्स ऑलरेडी निकले भी नहीं होंगे, हमें खुद निकालने हैं। ये सब आपको स्टेप्स करने होंगे, ये ऑटोमेटिकली नहीं निकला होता। ये सब स्टेप्स जो लिखे हुए हैं ये भी आपको करने पड़ेंगे। नो मैम, ये वाले स्टेप्स तो कर लेंगे, जैसे अभी व्यू वाला जैसे फर्स्ट है, हाँ, सेकंड व्यू है, तो हमने जैसे व्यू पे क्लिक किया, फिर देन ग्राफ स्पेसिफाइड वेरिएबल्स पे क्लिक किया, देन एक्स वाई स्कैटर प्लॉट तो वो ऑलरेडी आ रखा है ना। नहीं नहीं आया, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपका एक्स वेरिएबल क्या है। आपको ये मेंशन करना पड़ेगा आपकी वाई वेरिएबल क्या है। ओके मैम। मतलब हर चीज जो भी इन्होंने लिखी हुई है वो क्या है, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स बता दिए। जैसे पहले व्यू में जाओ, फिर वहां पे प्लॉट आएगा, फिर रेसिडुअल प्लॉट आएगा, फिर रेसिडुअल प्लॉट किस किस का करना है, वो सारी चीजें। तो ये क्या है, स्पेशल स्पेशल उन्होंने टैब्स बनाए हुए हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। लेकिन वहां पे कौन सी चीज चाहिए, किस तरीके का वेरिएबल होगा, आपका एक्स वेरिएबल टाइम है, टाइम स्क्वायर है, टाइम क्यूब है, वो सब आपको खुद बताना पड़ेगा उसको। तो इसमें भी ऑटोमेटिक नहीं है चीजें, यू हैव टू गो थ्रू वट एवर दीज इंस्ट्रक्शंस आर टेलिंग यू। ओके मैम। है ना, मतलब ऑटोमेटिक नहीं होगा किसी भी चीज में, चाहे वो स्टेटा हो, ग्रेटल हो, आर हो। और आर की बस एडवांटेज ये हो जाती है कि इससे क्या है ना कि आप बहुत सारी चीजें, थोड़ा सा एक जनरल तरीका ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज सीख रहे हो। अब ये बहुत स्पेसिफिक हो गया, बट जो तरीका होगा आई थिंक फाइनल्स में क्वेश्चंस पूछने का वो यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि वो आपको एक क्वेश्चन दे देंगे जैसे इस तरीके का क्वेश्चन। तो आज का हमारा टास्क यही है कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो हम समझेंगे। तो उनका उनका जो ऑब्जेक्टिव होगा, या जिस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि वो ये क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। अब उसमें दे आर नॉट गोइंग टू स्पेसिफाई कि यूज आर, यूज ग्रेडल, यूज स्टेटा या समथिंग। It's, I think it should totally be your choice which software that you want to use. And then your task will be to give an answer to part A, give an answer to part B, give an answer to part C, D, and like that. तो मेरे हिसाब से क्वेश्चंस इसी हिसाब से पूछे जाने चाहिए। या तो यूनिवर्सिटी स्पेसिफाई कर दे एक सॉफ्टवेयर, जो कि उन्होंने नहीं किया है। अब अगर नहीं किया है तो बच्चों से वो सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड दे कैन नॉट फोर्स यू टू यूज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो मेरे हिसाब से ऐसे होगा, ठीक है। बाकी उसमें भी आपको you'll have to go through the steps, you have to mention what is x variable, what is y variable। क्या पता आपका x वेरिएबल असली में x स्क्वायर हो, तो फिर वो x स्क्वायर वाला वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होगा, सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओके मैम। है ना, तो ओके, ऑल राइट। तो अभी एक काम करते हैं, अभी हम लोग इस चीज को देखेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस या इन जनरल, अभी हमने बेसिक हमारी अंडरस्टैंडिंग समझ गए हैं हम, जनरल आर किस तरीके से ऑपरेट करता है, बेसिक आइडिया हमें हो गया है, बेसिक थोड़ी सी फीलिंग आ गई होगी अभी तक किस तरीके से डेटा इंपोर्ट होगा, और स्कैटर प्लॉट कैसे ड्रॉ होगा, डेटा फ्रेम कैसे कॉल किया जाता है, उसमें से कुछ रो हटानी हो, कुछ ऐड करना हो, कुछ म्यूटेशन करनी हो, ये सारी चीजें कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा टास्क होगा कि ये क्वेश्चन अगर बिल्कुल इस तरीके से करना है कि एग्जाम में आ गया तो किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो एक, दिस इज बेसिकली योर क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 विच इज फंक्शनल फ्रॉम फ्रॉम योर बुक एसेंशियल्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। उस बुक में से हमारा ये जो है क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे प्रोसीड करेंगे। सो एक क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट विल बी योर होमवर्क। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर टुडे, दैट विल बी द एजेंडा फॉर टुडेज सेशन, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। चेक, सो कंसिडर डेटा ऑन द वीकली स्टॉक प्राइसेस ऑफ क्वालकॉम incorporation, a digital wireless telecommunications designer and manufacturer, over the period of 5 years 1995 to 2000 तक का डेटा होगा। The complete data can be found in table 5.16 on the textbooks website। टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे ये डेटा अवेलेबल है। अब जो भी हमारी एसेंशियल्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स बुक है उसका जो डेटा है वो कहाँ पे अवेलेबल है, वो डेटा जो है
I have also attached this particular link in the we have the practical application tab section on the website. वहां पे क्या क्या डेटा सोर्सेज हैं, तो ये जो लिंक है, अगर आप इस लिंक को खोलते हो, आई एम ऑल्सो एडिंग इट हियर ऑन द चैट. आई विल ऑल्सो मेक इट अवेलेबल wherever I'll be posting. सो ये जो डेटा है, ये हमारी जो गुजराती बुक है एसेंशियल ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, उसमें चैप्टर में जो जो डेटा सेट्स दिए हुए हैं, जो भी टेबल उन्होंने रेफर की हुई होगी, उस पे बेस्ड ये डेटा सेट होगा. ठीक है, तो हम लोग जो है चैप्टर नंबर 5 का एक क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमें जो चैप्टर 5 रिलेटेड डेटा सेट्स हैं उसको ओपन करना है. ठीक है, तो चैप्टर 5 डेटा सेट्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो वो क्लिक करते ही यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा. ठीक है, so then it can go to your downloads and then you can place it wherever you want. ठीक है, तो let me just show you where it is. so मैंने उसको यहाँ पे इकोनोमेट्रिक्स नाम का मेरा एक फोल्डर है, यहाँ पे इसमें डेटा है, और डेटा में चैप्टर नंबर 5 वो जिप फाइल थी, उसको अनजिप करोगे तो एक फोल्डर बन के आ जाएगा. तो चैप्टर 5 रिलेटेड जो जो भी डेटा है वो सारा यहाँ पे आ गया. ठीक है, तो जो भी हमारा डेटा है, टेबल 5.1, 5.2, इस तरीके से सारे टेबल्स जितने भी क्वेश्चंस के इन्होंने डिस्कशन किए हुए उससे रिलेटेड जो जो भी टेबल्स थे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे. ठीक है, तो मेरा जो क्वेश्चन है उसके लिए जो मेरे लिए रेलेवेंट टेबल है वो है टेबल 5.16. 5.16. तो एक बार इस टेबल को पहले हम लोग खोलते हैं और देखते हैं कि क्या डेटा दिया हुआ है. ठीक है, तो ये टेबल यहाँ से आप 5.16 को खोलोगे तो ये ओपन हो जाएगी, और ये जो टेबल है ये क्या बता रही है. पहली बात तो इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, तो टेबल 5.16, फिर क्वालकॉम के स्टॉक प्राइसेस, फिर यहाँ पे एक गैप है, फिर यहाँ लिखी हुई है डेट, यहाँ पे है टाइम, और यहाँ पे है क्लोजिंग प्राइस. ठीक है, ये डेटा दिया हुआ है, और ये जो फाइल है ये किस फॉर्मेट में है, अगर आप देखोगे .xls फॉर्मेट में है. ठीक है, अभी तक जो हमने फाइल देखी थी वो .csv फॉर्मेट में थी, अभी ये जो नई फाइल है वो .xls फॉर्मेट में है. ठीक है, यहां तक समझ आ गया. ठीक है, ये चीज यहाँ तक. चैप्टर 5 वाला फोल्डर ओपन करने के बाद क्या करना है? सो चैप्टर 5 वाला फोल्डर आपने ओपन कर लिया, उसमें देख लिया कि भाई हमारे लिए रेलेवेंट कौन सा डेटा है, तो मेरे को इस डेटा पे काम करना है. ठीक है, तो दिस इज द डेटा दैट वी विल बी वर्किंग ऑन, दिस वन. ठीक है, अब क्या करना है वो देखेंगे अभी, बट मेरे लिए जो रेलेवेंट डेटा है वो मैंने देख लिया. ठीक है, अब आर स्टूडियो में इस डेटा को बुलाएंगे, इस डेटा को पहले इस काबिल बनाएंगे कि इस पे हम लोग एनालिसिस कर सके, क्योंकि अगर आप इस डेटा को देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि पहले यूजुअली डेटा जब दिया होता है तो क्या होता है, सिर्फ डेट टाइम क्लोज, और ये सब ऐसे नहीं होना चाहिए. राइट, तो अगर फर्स्ट रो में इस तरीके से चीजें आ रही हैं और ये सब लिखा हुआ है, तो उसको हम लोगों को डेटा फ्रेम को एक इस फॉर्मेट में क्रिएट करना पड़ेगा जिससे इस पे डायरेक्ट एनालिसिस हो पाए, तो थोड़ी सा डेटा को क्लीन भी करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हमारा टास्क है, तो इससे रिलेटेड चीजें करेंगे अब. तो ओके, कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, तो ये कंप्लीट डेटा हमने भी देख लिया, इन्होंने भी बता दिया. अब इसके बाद इन्होंने हमसे 4 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, और हमारा टास्क होगा कि सॉफ्टवेयर जो हमारा आर सॉफ्टवेयर है, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करोगे उसका यूज करके आपको ये चारों चीजों का आंसर करना है. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है क्रिएट अ स्कैटर प्लॉट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक प्राइस ओवर टाइम. तो एक वेरिएबल है टाइम, एक वेरिएबल है स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस, उनके बीच में आपको स्कैटर प्लॉट बनाना है. ठीक है, ये आपका पहला टास्क है. दूसरा टास्क है कि आपको एक लीनियर मॉडल फिट करना है क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक एंड टाइम पे. ठीक है, एंड उसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्या ये जो डेटा है, ये जो भी हमने लीनियर मॉडल फिट किया है, क्या वो डेटा को अच्छे से फिट कर रहा है. ठीक है, पार्ट बी में ये पूछा हुआ है. पार्ट सी में क्या पूछा हुआ है कि नाउ एस्टिमेट अ स्क्वायर्ड मॉडल बाय यूजिंग बोथ टाइम एंड टाइम स्क्वायर्ड. तो पार्ट बी में आप सिर्फ आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम था, डिपेंडेंट वेरिएबल था क्लोजिंग स्टॉक प्राइस. अब पार्ट सी में आप क्या कह रहे हो
इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्लोजिंग स्टॉक प्राइस है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक वेरिएबल टाइम हो गया, एक वेरिएबल टाइम स्क्वायर्ड भी हो गया। तो जो पॉलिनोमियल रिग्रेशन हमने देखा था वो भी करने को इन्होंने हमें बोला है, ठीक है। और फिर हमसे क्या पूछ लिया कि क्या ये बेटर फिट कर रहा है डेटा को एज यू वर प्रोवाइडिंग इट इन पार्ट बी, तो ये क्वेश्चन है। फिर पार्ट डी में इन्होंने क्या बोला कि अब एक काम करो, सिर्फ टाइम और टाइम स्क्वायर्ड मत यूज करो, टाइम टाइम स्क्वायर टाइम क्यूब ये सब इसको इस तरीके से फिट करो, ठीक है। एंड देन फिर क्या पूछ लिया कि ये तीनों में से कौन सा मॉडल जो है विच मॉडल सीम्स टू बी द बेस्ट एस्टिमेटर फॉर द स्टॉक प्राइसेस, तो स्टॉक प्राइसेस को कौन सा मॉडल सबसे अच्छे से फिट कर रहा है वो आपको बताना है। तो इस तरीके से ही जनरली आपके क्वेश्चंस आएंगे और अब आपको इसी तरीके से डील करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ आ गया, अब करना क्या है वो देखते हैं। फाइन, लेट्स मूव ऑन। यस मैम। ठीक है, तो अब हम चलेंगे अपने आर स्टूडियो में और फिर वहां से जो है आगे की कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो ओके, तो सबसे पहले तो अपना एनवायरनमेंट बिल्कुल खाली कर देंगे, कुछ भी नहीं चाहिए हमें, वी वांट एवरीथिंग टू बी एम्प्टी, नथिंग शुड बी हियर, ठीक है। और या बेसिकली दिस इज व्हाट वी डू। और हम लोग कुछ पैकेजेस जो जनरली हमें यूज होते हैं प्लॉटिंग करने के लिए या ऑपरेटर्स अलग अलग यूज करने के लिए, वो हमने पैकेजेस 3-4 इंस्टॉल कर लिए। ये तीनों चारों पैकेजेस टाइडीवर, स्टार गेजर, मैग्रेटर, ये सब पैकेजेस हमने डाउनलोड कर लिए और इनकी लाइब्रेरीज को लोड भी कर लिया, ठीक है। तो ये कमांड हमने अपडेटिंग लोडिंग, ओके रीस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए, अपनी लाइब्रेरी एम्प्टी कर ली थी, सबसे पहले पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए। अब इसके बाद ना देखो, इस बार जो फाइल या जो डेटा मुझे रीड करना है उसका एक्सटेंशन क्या है, .xls। पहले हम लोग कौन सा डेटा यूज करते थे, CSV, जो हमने अभी तक डेटा रीड किए थे, तो हम लोग यूजुअली क्या कर लेते हैं, read.csv। तो ये फंक्शन डायरेक्टली हमारे पास विजिबल हो जाता था, राइट। लेकिन डॉट जो XLS या XLS इस तरीके के एक्सटेंशन वाले जो फाइल होते हैं उसको पढ़ने के लिए हमारे पास डायरेक्ट कोई फंक्शन नहीं होता है, तो उसके लिए भी हमें कोई पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए दो पॉसिबल पैकेजेस हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया, रीड एक्सेल इस नाम का एक पैकेज है, और एक पैकेज है रीड एक्सेल SX। दोनों में से जो पैकेज आपको अच्छा लगे आप इंस्टॉल करके उसकी लाइब्रेरी को लोड कर सकते हो, ठीक है। तो हमने ये चीजें, ये पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए और लोड भी कर लिया, ठीक है। आई एम सेंडिंग द कमांड इन द चैट if you want to do that. Let me send these also in case you want to. ठीक है, तो ये हमने पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए और ये रन भी कर लिया इस पूरी चीज को। तो ये जो भी इनका एरर आया है, नो नो वरीज, इट्स फाइन, ये पूरी कमांड रन हो गई है और ये पैकेजेस भी इंस्टॉल हो गए हैं, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है। आर यू ऑल्सो डूइंग साइड बाय साइड? Yes, ma'am, just 1 minute. या, टेक योर टाइम, नो वरीज। Excuse me, ma'am. यस, हाँ जी अनन्या बताओ। एरर आ रहा है। किस चीज में?
मैम ये अगर पैकेज इंस्टॉल कर रही हूँ मैं रीड एक्सेल। ओके, रीड एक्सेल में एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, आप स्क्रीन शेयर कर दो। ठीक है, नहीं, पैकेज का नाम जो है रीड डॉट एक्सेल नहीं है। पैकेज का जो नाम है वो है रीड एक्सेल, डॉट नहीं है इसमें। अब रन करो इसको। ठीक है। यस ओके, मैम। मतलब एक डॉट से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, कमिंग बैक। फाइन, हाँ जी। तो अब हमने ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें अपना डेटा इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गेट वर्किंग डायरेक्टरी देख लेते हैं कहाँ है। तो वर्किंग मैम डायरेक्टरी, ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, हाँ, टाइलीवर्स पैकेज। यस, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आगे जाके थोड़े बहुत फंक्शंस यूज करते हैं इनमें से। तो पहले ही एक बार स्टार्टिंग में बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है, जो जो भी अपने काम के शुरुआत में जो जो काम हम करने वाले हैं उससे रिलेटेड पैकेजेस एक ही बार डाउनलोड इंस्टॉल कर लो। जनरल प्रैक्टिस होती है जिससे काम अच्छे से हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पैकेजेस हमने इंस्टॉल कर लिए थे। ठीक है, ठीक है, आर यू डन विद दैट? मैम अभी इंस्टॉल हो रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो उसको कर लो। ठीक है, तब तक मैं आगे का स्टेप्स बता देती हूँ। तो फिर उसके बाद हमने अपनी वर्किंग डायरेक्टरी देखी, और हमने जब गेट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड रन करी तो मेरी वर्किंग डायरेक्टरी वही है जहाँ पे मेरा डेटा है। मैंने उसको उसी हिसाब से सेट किया हुआ है, यूजर पूनम इकोनॉमेट्रिक्स, उसके अंदर डेटा, उसके अंदर चैप्टर 5 नाम का फोल्डर। ठीक है, तो मुझे जो भी फाइल रीड करनी है वो डायरेक्टली मैं उसका नाम लिख सकती हूँ, मुझे उसकी पूरी लोकेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं देना चाहूँ तो दे सकती हूँ, बट मुझे ऐसा सच कोई नीड नहीं है, क्योंकि मेरी डायरेक्टरी जो है वो चैप्टर नंबर 5 ही बना रखा है मैंने। चैप्टर नंबर 5 जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, चैप्टर नंबर 5, इसी को मैंने अपनी डायरेक्टरी बना रखा है। तो इसके अंदर से जो भी फाइल मैं बुलाना चाहती हूँ अपनी मर्जी से, बिना पूरी लोकेशन दिए उसको बुला सकती हूँ। ठीक है, तो हमने वो स्टेप कर लिया है, तो हमें ये सेट वर्किंग डायरेक्टरी करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमें टेबल 516 ये इंपोर्ट करनी है अपने आर स्टूडियो के अंदर। देखो, एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ, इसका जो नेमिंग है, ये सारी जो फाइल्स हैं इनका नेमिंग क्या है, टेबल, फिर स्पेस है, और फिर 5 है, फिर अंडरस्कोर है, और फिर 1 2 3 4 5 ऐसे करके है। जब भी कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज में आप किसी चीज को रीड करते हो, तो वो जो स्पेस होता है ना, वो भी एक कैरेक्टर होता है। जैसे ABCD एक कैरेक्टर है, ऐसे ही स्पेस को भी एक कैरेक्टर माना जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लो आपको ट्विटर पे कुछ पोस्ट करना है और आप बार बार स्पेस करके स्पेस 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 ऐसे दिए जा रहे हो, तो जो वो है, जो स्पेस जगह ले रहा है, उसको भी एज कैरेक्टर्स काउंट किया जाएगा। और मान लो आप 160 कैरेक्टर्स से ज्यादा नहीं लिख सकते एक पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर, तो अगर स्पेस है हर जगह तो वो भी काउंट होगा। ठीक है, तो स्पेस इज ऑल्सो यूज एज ए कैरेक्टर, तो स्पेस अगर है तो वो स्पेस भी देना है, बिकॉज उसका भी रेलिवेंस है। तो अगर हम यहाँ पे अपना डेटा बुला रहे हैं तो यहाँ पे
मेरा जो डेटा है उसको नाम मैंने दिया है स्टॉक डेटा 1, और फिर जो है मैंने स्टॉक डेटा 1 नाम दे दिया, ठीक है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको असाइन कर रहे हैं, और फिर रीड एक्सेल एस, जो रीड एक्सेल एस एक्स पैकेज आपने इंस्टॉल किया था, वहां से ये जो फंक्शन है ये इंपोर्ट हो जाता है, ये फंक्शन आपके पास अवेलेबल हो जाता है। तो जैसे ही आप ये रीड अंडरस्कोर एक्सेल एस ये कमांड रन करके, और जो भी आपकी टेबल की लोकेशन है वो आप दे सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टेबल, फिर उसके बीच में स्पेस था 5_16.xls, ये पूरी जो कमांड है ये रन कर दी। तो स्पेस को भी ध्यान में रखना है, कल को मैंने अगर इसको ऐसे कर दिया ना, देखो स्पेस नहीं दिया, तो देखना ये क्या बोलेगा, इसने क्या एरर दिया यहाँ पे, कि ये जो नाम की टेबल या जो भी आप ढूंढ रहे हो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि इसको ये नाम का कोई डेटा नहीं है, ये स्पेस के साथ ये नाम का डेटा इसने देखा हुआ है, तो ये डेटा को वो इंपोर्ट कर सकता है। वो डेटा इसने इंपोर्ट कर दिया, हमारा डेटा यहाँ पे आ गया, तो स्पेस भी हमारे लिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये चीज समझ आ गई, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, सो फार सो गुड। ठीक है, यस मैम। अच्छा। अब डेटा देखते हैं, क्या डेटा दिया हुआ है, किस तरीके से वो इंपोर्ट हुआ है। तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करते हो और इस डेटा को देखते हो, तो डेटा कैसा दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेबल 5.1, फिर 2, फिर 3, फिर क्वालकॉम स्टॉक प्राइस, फिर एनए, डेट, डेट, टाइम, ये सब दिया हुआ है। तो मेरा डेटा एक्चुअली तो फोर्थ रो से शुरू हो रहा है ना, है कि नहीं? ये तो 3 लाइन तो बर्बाद है यहाँ पे, फर्स्ट फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इनका तो कोई रेलेवेंस नहीं है। हाँ, जो मेरी थर्ड रो है वो मेरे हेडर होने चाहिए, कि मतलब मेरा फर्स्ट कॉलम का टाइटल क्या है, सेकंड कॉलम का टाइटल क्या है, थर्ड कॉलम का टाइटल क्या है। यस और नो? राइट, ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ पे यूजुअली कोई भी आप अगर आप नॉर्मल डेटा को इंपोर्ट करते हो ना, देखो अब जैसे मान लो मैं वेज 1 डेटा को इंपोर्ट करती हूँ, सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे वेज 1 डेटा को इंपोर्ट किया हुआ था, सपोज या दिस वन लेट्स से, मान लो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे डेटा इंपोर्ट करते हैं, हाँ जी ठीक है। तो ये वेज, हाँ इस तरीके से अगर आप डेटा इंपोर्ट करते हो, और इस डेटा को अगर आप देखो, ये जो वेज 2 डेटा है, इसमें देखो क्या है, ये जो वेज है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, टेनर, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो चुके हैं ना, और आपकी फर्स्ट रो नंबर से स्टार्ट हो रही है, यस और नो, है कि नहीं? लेकिन ये जो स्टॉक डेटा 1 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मेरे नंबर्स यहाँ पे होने चाहिए ये थर्ड रो में है, और पहली 2 रो बर्बाद है मेरे लिए, है कि नहीं? राइट, यहाँ तक समझ आ गया क्या प्रॉब्लम है हमारे साथ? ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे मेक श्योर करना है कि यहाँ पे डेट आ जाए, यहाँ पे सेकंड की जगह टाइम आ जाए, यहाँ पे क्लोज आ जाए, और फिर जैसे ही मैं वो कर दूं, फिर मैं ये पहली रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इन तीनों को गायब कर दूंगी। यस, फिर मेरा डेटा एक प्रॉपर डेटा बन जाएगा, जैसे टिपिकली मैंने डेटा देखे हैं। यस और नो? यहाँ तक ठीक यस मैम। है ना? तो अब हमें क्या चाहिए, कि ये जो थर्ड रो में जो नाम है ना, वो मेरे हेडर बन जाए मेरे डेटा के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो क्या बोल रहे हैं हम, कि जो स्टॉक डेटा है उसके जो नेम्स होंगे वो कहाँ से आएंगे, जो थर्ड रो में दिया हुआ है। ये सब करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो डेटा फ्रेम होता है ना, कोई भी डेटा फ्रेम होता है इन आर या पाइथन या जो भी है, उसको ना एक मैट्रिक्स की तरह ट्रीट किया जाता है, इज ट्रीटेड एज अ मैट्रिक्स, इट इज लाइक अ मैट्रिक्स, ओके। मैट्रिक्स जो हमने मैथ में पढ़ी है, ठीक है। मैट्रिक्स में क्या होता है, रोज होती है,
एंड कॉलम्स होते हैं, है कि नहीं, राइट? तो मान लो आपको थर्ड रो चाहिए, तो पहले जो भी चीजें लिखी जाती हैं वो रो को रिप्रेजेंट करती हैं, रो कॉमा कॉलम, ये फीचर होता है, ठीक है? तो मान लो मुझे थर्ड रो चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी कि मुझे जो भी मेरा डेटा है, जैसे यहाँ पे स्टॉक डेटा है, स्टॉक डेटा 1, फिर मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूंगी। अब मुझे चाहिए थर्ड रो, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी पहले 3 कि आई वांट थर्ड रो, थर्ड रो हो गया, कॉमा, what all columns do I want in the third row? I want all the columns, first also, second also, third also. तो जब आपको सब कुछ चाहिए होता है तो आप कुछ नहीं लिखते हो। और मान लो मुझे सिर्फ एक कॉलम चाहिए था टाइम वाला, तो टाइम वाला जो कॉलम है ये सेकंड कॉलम है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देती, आई वुड हैव रिटन 2 हियर, ठीक है? तो उसके बाद क्या हो जाता है, मेरे पास थर्ड रो में सेकंड विच इज टाइम, तो जो भी मेरा नंबर निकल के आता, जो भी मेरा कैरेक्टर या जो भी चीज निकल के आती वो टाइम होता, ठीक है? लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए, थर्ड रो में तीनों चीजें चाहिए एज द हेडर ऑफ माई डेटा। तो मैं क्या बोलूंगी कि ये जो मेरा स्टॉक डेटा है इसके जो नाम होंगे, जो हेडर्स होंगे, वो कहाँ से आएंगे, स्टॉक डेटा में थर्ड रो पूरी की पूरी यूज कर लो एज नेम्स। ये इस स्टेटमेंट का मतलब है, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो द मोमेंट यू डू दिस कि नेम्स ऑफ स्टॉक डेटा 1 क्या होंगे, स्टॉक डेटा 1 की थर्ड रो और सारे कॉलम के जो वैल्यूज है वो यूज कर लो एज द नेम्स, एज द हेडर्स। सो व्हेन यू रन दिस कमांड, ये कमांड जैसे ही आपने रन करी, इसके बाद क्या हो गया, अब अगर आप स्टॉक डेटा को देखते हो, कैन यू सी दिस कि अब यहाँ पे क्या गया, डेट, टाइम और क्लोज, ये जो चीजें ये थी अब ये हेडर बन गई, जो पहले टेबल 1.6 और ये सब लिखा हुआ था, राइट? इज दैट ओके? फाइन, यस मैम। ठीक है। और अब मेरे लिए जो चीजें रिडंडेंट है वो क्या है, पहली रो, सेकंड रो और थर्ड रो, ये तीनों मेरे काम की है ही नहीं। मुझे डेट टाइम क्लोज जो चाहिए था वो हेडर बन चुका है, और पहली 3 रो मेरे लिए बिल्कुल काम की नहीं है, तो मुझे वो तीनों रो गायब करनी है, वो हटाना है, ठीक है? तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, देखो मुझे तीनों रोज गायब करनी है, तो जैसे यहाँ पे थर्ड रो चाहिए थी तो 3 लिखा था, अगर मान लो मुझे थर्ड रो बस नहीं चाहिए तो मैं इसको -3 लिख दूंगी कि 3 को माइनस कर दो। और मुझे एक से ज्यादा रो गायब करनी है तो मैं क्या लिखती हूँ उसको, कि मुझे मान लो 1 2 3 नहीं चाहिए, तो मैं सी ब्रैकेट ओपन 1 2 3 ऐसे लिख देती हूँ। इसका मतलब क्या होता है, कॉन्कैटिनेट, मतलब जोड़ दो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये जो टोटल है इसको गायब करना है, ये मुझे नहीं चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या लिखा कि जो नया स्टॉक डेटा होगा वो क्या होगा, स्टॉक डेटा, उसमें से क्या करना है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इनको कॉन्कैटिनेट किया, उनको जोड़ा, और वो जोड़ के जो चीज बनी वो मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, -C(1 2 3) किया, एंड देन कॉमा, और फिर मुझे कॉलम्स तो सारे चाहिए, इसलिए मैंने इसके बाद यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कॉलम नहीं लिखा। और फिर इस कमांड को रन करके क्या हो गया, अब आपने इसको रन किया, अब इसके बाद आप देखो ये जो स्टॉक डेटा 1 है ये क्या हो गया, इसमें से पहली जो 3 रो जो आपको नहीं चाहिए थी वो गायब हो गई। अब ये आपका डेटा जो है वो प्यारा सा हो गया है कि ठीक है, ये हेडर्स है, डेट टाइम क्लोज, और ये हमारे नंबर्स है 1 2 3 4, मतलब नंबर ऑफ रोज हो गई, ये यहाँ पे डेट है, यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे क्लोज है, ठीक है? दिस इज फाइन, यहाँ तक चीज क्लियर हो गई, ठीक है? एक्सक्यूज मैम। हाँ जी। मैम ये जो वर्किंग डायरेक्टरी आपने सेट करी थी हम्म। स्टार्टिंग में, हम्म। मैम इसको जैसे ये मेरे डेस्कटॉप पे है तो वहां से मैंने लोकेशन कॉपी कर ली थी हम्म। प्रॉपर्टीज में जाके मैम, बट फिर उसके बाद फिर ये ऐसे चैप्टर 5 कैसे आएगा? आपने क्या डाउनलोड किया है? आपने डेटा डाउनलोड कर लिया टेबल वाला? यस मैम। ठीक है, वो कहाँ है? मैम वो डेस्कटॉप पे है। तो डेस्कटॉप पे क्या है, सिर्फ टेबल है, table.xls है? मैम हाँ, वो पूरा फोल्डर है। वो पूरा फोल्डर है, राइट? यस मैम। तो आपको फिर या तो डायरेक्टरी वो फोल्डर को भी बनाओ, फोल्डर का नाम क्या है?
मैम चैप्टर 5। चैप्टर 5, इसलिए मैंने भी वही नाम लिखा है जो उसका फोल्डर का नाम है। ओके मैम। ठीक है। ठीक है, चले आगे। मैम 1 मिनट आई एम डूइंग। ओके। मैम एक मैम कुड यू प्लीज सी माय स्क्रीन। हाँ, आप शेयर करो। ठीक है, तो जो हमारा फोल्डर है चैप्टर 5 करके उसका नाम लिख दो, फोल्डर का। और जो फोल्डर का नाम है दैट इज C_N_0_5। हाँ, ट्राई दिस। कैन नॉट चेंज वर्किंग डायरेक्टरी, ओके, बाय यूजर्स, आपकी यूजर्स डेल डॉक्यूमेंट्स डेस्कटॉप, सेट वर्किंग डायरेक्टरी, यूजर्स डेल डेस्कटॉप चैप्टर। एक बार डेस्कटॉप दिखाना आपका। सी यूजर डेल डेस्कटॉप cannot change working directory, okay, why cannot change the working directory? Yeah, can you show it once? और मे बी यू कैन जस्ट गो टू फाइल्स हियर, ये जो फाइल्स वाला ऑप्शन है ना, ये वाला, यहाँ पे देखो। ये यहाँ पे फाइल्स में होम पे जा सकते हो इधर। Here, can you see the annotation on your screen? मैम विच ऑप्शन? फाइल्स प्लॉट पैकेजेस लिखा हुआ है ना यहाँ पे, राइट बॉटम। हाँ। यस मैम। हाँ, यहाँ पे एक बारी देखो कि फाइल्स वगैरह खुल पा रही हैं क्या, जो उससे आप पूरा नेविगेट कर सकते हो। होम पे जाना, इधर जो होम लिखा हुआ है फाइल्स पे जाके होम होम पे क्लिक करना। Just a second. If I go to files here, all my files are visible. होम पे जाके, ठीक है। Okay, don't do that. Do one thing. Just show me your desktop once.
हाँ, हाँ, हाँ। वी कैन ओनली सी योर आर स्टूडियो। इसको या तो आप मिनिमाइज कर लो एक बारी। मैम मिनिमाइज करने पर ये स्क्रीन शेयरिंग पॉज हो रही है। तो फिर आप एक काम करो ना, आप शेयर जब कर रहे हो ना, तो शेयर द इंटायर स्क्रीन करो, नॉट जस्ट वन टैब। आई थिंक आपने सिर्फ आर स्टूडियो वाली टैब खोली हुई है। वो सिर्फ शेयरिंग पे अलाउ किया हुआ है। ओके, यस मैम। नहीं, अभी भी वही दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है, तो इसमें देखो, अब ये चैप्टर 5 है। ये क्या है? जिप जिप फाइल है, जिप फोल्डर है, राइट? यस मैम। नॉट अ फोल्डर येट। तो इस जिप को अनजिप करो पहले। इस पे डबल क्लिक करो, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, जो भी होता है। अब इसको अनजिप का ऑप्शन है। हाँ, ओपन करो, इसको ओपन करो। हाँ, अब ये ठीक है, ये अनजिप हुआ है। एक्सट्रैक्ट, हाँ एक्सट्रैक्ट ऑल करना एक बारी ऊपर, जो एक्सट्रैक्ट ऑल लिखा हुआ है। हाँ, हाँ अब इसको एक्सट्रैक्ट कर लो। हाँ, ये जो, हाँ एक्सट्रैक्ट कर लो। परफेक्ट। अब इसको क्लोज कर दो पूरे को। अब वो जो ऊपर आया है ना चैप्टर 5, वो फोल्डर है। ये देखो, ये फोल्डर है, इस पे जिप लगी हुई है, राइट? यस मैम। इसका मतलब वो जिप्ड फोल्डर है, उसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया है, ठीक है? तो अब ओके मैम। कंप्यूटर उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, जिप फाइल को वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। इसीलिए अब आप दोबारा जाओ, अब आपका चैप्टर 5 नाम का वो फोल्डर बन चुका है। अब आप जब अब ये रन करोगे कमांड, तो ये चीज रन हो जानी चाहिए अब। हो गई रन। यस मैम। कमांड रन हो गई, अब आपकी डायरेक्टरी बदल गई। अब आप अपनी टेबल को बुला लो। ये जो कंसोल है उसको थोड़ा सा नीचे कर लो, और अपने आर स्क्रिप्ट में अब काम करना शुरू कर दो। हाँ, अब ये वर्किंग डायरेक्टरी सेट हो गई। अब जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शेयर सम कोड्स विद यू। ठीक है, वर्किंग डायरेक्टरी आपने सेट कर ली। अब अपना डेटा रीड कर लो, और फिर आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करो। सो कैन यू यूज द चैट वंस? हाँ, चैट में जो कोड है एक बार उसको कॉपी कर लो, जो जूम चैट में है। मैम ठीक। इस कमांड को रन कर। हाँ, इस कमांड को रन कर लो। अब बताओ ये आपका क्यों नहीं हुआ, चल रहा? बताओ, व्हाई इज इट नॉट वर्किंग? मैम कॉज ऊपर हमने रीड एक्सेल किया था इसलिए। रीड एक्सेल किया था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने पैकेज इंस्टॉल कर लिया। पैकेज इंस्टॉल करने के बाद क्या करना होता है?
लाइब्रेरी। हाँ, लाइब्रेरी भी तो बुलानी पड़ती है। ओके। तो हमने लाइब्रेरी नहीं बुलाई अभी। मैम लाइब्रेरी का नेम यही होगा ना? हाँ, यही होगा। और उसके अलावा ये जो फंक्शन है ना, रीड एक्सेल एस, ये एक्चुअली हमारी एक्सेल एस एक्स वाले पैकेज से शायद आ रहा है। बाकी एक बार ट्राई करो, अगर ये रन हो जाता है तो इट विल स्टिल गिव द एरर। ओके, इट्स नॉट फाइन, परफेक्ट, ठीक है। तो अब ये स्टॉक डेटा को ओपन करो। स्टॉक डेटा खुल गया आपका। वो यहाँ पे जाके डेटा पे क्लिक करो। हाँ, अब ये आपके साथ वही सिचुएशन आ गई जो हमारे साथ थी, ठीक है। यस मैम। अब आपको क्या करना है, इसको हेडर, डेट टाइम क्लोज को हेडर बनाना है और बाकी सारी रोज हटानी है, ठीक है। यस। तो ठीक है, अब उसको भी कर लो। पूरा ही कमांड कॉपी कर लेना, ठीक है। मैम फर्स्ट कमांड स्टॉक डेटा ये वाली है ना? जस्ट अ सेकेंड। सो आपने रीड कर लिया। हाँ, अब नेम्स, स्टॉक डेटा वन, नेम कौन से आएंगे वो वाली कमांड, और फिर स्टॉक डेटा में से पहली 3 रो रिमूव करनी है, वो वाला सिस्टम। मैम ये जो कमांड है ये कहाँ से स्टार्ट होगी? पहले तो स्क्रिप्ट में जाओ आप। ये कमांड वहां से स्टार्ट है। इस पूरे को ही कॉपी कर लो ना, डेटा फ्रेम इट इज लाइक अ मैट्रिक्स, ये तो कमेंट हो गया अपना। पूरे को कॉपी कर लो और पेस्ट कर लो, बाद में एडिट कर लेना। पूरे को कॉपी करके पेस्ट कर लो, ठीक है। अब ये कमांड हो गई आपकी। अब आपको पहले रो नंबर 13 वाली कमांड रन करनी है, फिर रो नंबर 14 वाली कमांड रन करनी है, ठीक है। अब आप अपने डेटा को खोल के देखो। स्टॉक डेटा जो है, नाउ ट्राई टू ओपन इट। ठीक है, अब ये बिल्कुल रेलेवेंट तरीके से हो गया है जैसा हमें चाहिए, ठीक है। यस मैम। लेकिन इसके साथ अभी भी एक प्रॉब्लम। अब मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। अब आप ओके। इसको हाँ जी, ठीक है। सो नाउ इफ यू सी दिस डेटा ना, देखो। अब ये डेटा को अगर आप देखते हो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? क्या लिखा हुआ है? CHR, 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 राइट। CHR लिखा हुआ है कि नहीं? यस मैम। CHR का क्या मतलब होता है? CHR का मतलब होता है कैरेक्टर, ठीक है। मतलब ABCD को कैरेक्टर रिकॉग्नाइज किया जाता है, कॉमा, कॉलन, ये वो स्पेस, ये सबको जो है आर किस तरीके से रिकॉग्नाइज करता है कि चलो ये कैरेक्टर है। तो ये कॉमा के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है वो सब ABCD, EFG, कॉमा, स्पेस, ये सब हर चीज एज अ कैरेक्टर ट्रीट हो रही है। तो ये जो वन है ना, मान लो मैं बोलूँ कि ये 1 और 2 को ऐड कर दो, तो ये ऐड नहीं करेगा। ये बोलेगा मैं कैरेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकता। तो मेरे लिए ये जो टाइम डेटा है और ये क्लोज डेटा है, ये क्या है? नंबर्स है मेरे लिए, राइट। तो मुझे अगर कोई भी ऑपरेशन करना हुआ तो मुझे इन कैरेक्टर्स को नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये टाइप हो गई इस कॉलम की, कि ये जो टाइम कॉलम है, इसमें जो मेंबर्स हैं 1 2 3 4 या जैसे भी चीजें, इसको कैरेक्टर्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन जब भी आपको रिग्रेशन करना है तो रिग्रेशन नंबर्स पे होता है, ठीक है। तो आपको इसको कैरेक्टर की तरह रिकॉग्नाइज करने की बजाय नंबर्स की तरह रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि अगेन हम ये कमांड रन कर रहे हैं। यहाँ पे स्टॉक डेटा को हमने देखा था, हमने ये स्टॉक डेटा वाली कमांड रन करी ताकि हम देख सके कि भाई सिस्टम क्या है। तो इसमें इन्होंने क्या बताया था कि डेट टाइम क्लोज ये सब क्या है? कैरेक्टर्स, 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 ठीक है। इसीलिए इतने सारे 999 भी आ रहे हैं। हर चीज को वो बिल्कुल एकदम कैरेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा है। तो हमें क्या चाहिए कि टाइम को और ये जो क्लोज है इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाए। इसको
न्यूमेरिक की तरह ट्रीट किया जाए, ये नंबर्स हैं, ठीक है, तो इसको कैरेक्टर की तरह मत ट्रीट करो, इसको नंबर्स की तरह ट्रीट करो। तो इसके लिए हमने, हमारे पास ये जो ऑपरेटर होता है ये असाइन कर देता है, ठीक ठीक है, ये चीजों को असाइन करता है कि स्टॉक डेटा में थोड़े से चेंजेस करने हैं, सो म्यूटेट। एंड व्हाट इज द म्यूटेशन, व्हाट इज द चेंज दैट इज नीडेड, कि जो मेरा टाइम कॉलम है उसको एज न्यूमेरिक ट्रीट किया जाए। सो वी हैव अ फंक्शन एज डॉट न्यूमेरिक जो होता है, ये एक फंक्शन होता है जिससे क्या होता है, आपका जो डेटा है अगर वो एक्चुअली नंबर्स में और किसी और तरीके से रिकॉग्नाइज हो रहा है तो वो नंबर्स की तरह रिकॉग्नाइज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना हुआ, हमने स्टॉक डेटा वन में चेंजेस किए, क्या चेंज किए कि जो टाइम कॉलम था उसको एज न्यूमेरिक ट्रीट करना है, तो जो पुराना टाइम कॉलम है उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करो और उसको नया टाइम कॉलम समझो और वो चेंज स्टॉक डेटा वन में लेके आ जाओ, ये मतलब है इसका। तो जैसे ही मैंने ये कमांड रन करी, इसको रन किया, क्या बोल रहे हैं ये, ओके, कुड नॉट, अच्छा, कुड नॉट फाइंड दिस फंक्शन, व्हाई, दिस शुड बी अवेलेबल हियर, one of the packages can restart after installing the requested all bug and will restart, yes, 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 मेरे पैकेज इंस्टॉल करने में थोड़ा इशू था। ठीक है, let me see that again. हाँ जी, ओके फाइन। सो आई रन दिस कमांड और जैसे ही मैंने ये कमांड रन करी, कैन यू सी दैट दिस टाइम हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ नंबर नाउ, और इसके जो कॉमास थे वो हट गए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये इस तरीके से दिखने लग गया, यस और नो, राइट, इज दैट ओके। सिमिलरली ये जो क्लोजिंग नंबर है मेरे लिए ये भी रेलेवेंट है, क्लोजिंग प्राइस ये भी कैरेक्टर की तरह रिकॉग्नाइज हो रहा है और इसको मुझे न्यूमेरिक की तरह रिकॉग्नाइज करना है। तो मैंने जैसे ये कमांड रन करी ये भी नंबर्स की तरह रिकॉग्नाइज होने लग गया और अब नंबर्स प्रॉपर हो गए और नंबर्स की राउंडिंग ऑफ भी हो गई, देखो। अब अगर आप डेटा को देखोगे तो ये इस तरीके से डेटा दिखने लग गया, टाइम है 1 2 3 4, क्लोजिंग डेटा वो 99999 होने की बजाय प्रॉपर राउंडिंग ऑफ होके जो डेटा दिखता है वैसा दिखने लग गया है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। सो राइट नाउ, नाउ द डेटा इज रेडी फॉर एनालिसिस, ठीक है जी, इज दैट ओके। फाइन, any problems so far, all good। मैम आपने ये वाली कमांड क्यों रन की है, क्लोज वाली, ये नहीं समझ में आई। ये एज न्यूमेरिक वाली, यस मैम। देखो, जब मैंने ये कमांड रन नहीं करी थी ना तो ये जो मेरे नंबर्स थे ना, ये इसको मान रहा था कि ये 223.49999 समथिंग यस और मैम। इन्वर्टेड कॉमास लिखे हुए थे, यस मैम। तो ये ना उसको नंबर की तरह रीड नहीं कर रहा था, ये बस ऐसे लिख रहा था कि ठीक है किसी ने ये एक चीज लिख दी, अब मेरे को जैसी लिखी है वो मैं एज इट इज ट्रीट करूंगी, इसको ये नहीं पता कि ये एक नंबर है, तो मुझे इसको बताना पड़ा कि ये नंबर है, इसको नंबर्स की तरह ट्रीट करो, ओके मैम। ठीक है। सिमिलरली ये टाइम के साथ भी ऐसा करा था, क्योंकि अब जब मैं लीनियर मॉडल रिग्रेशन जो भी फिट करूंगी, रिग्रेशन के लिए तो चीजों को नंबर्स की तरीके से ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, राइट।
तभी जाके सारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब हो पाएगा। तो इसीलिए हमने इसको न्यूमेरिक के फॉर्म में रिकॉग्नाइज करना चाहा, ताकि मैं एनालिसिस कर पाऊँ। ठीक है। मैम बट ये मेरे ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं शो रहा ऐसे। ठीक है, एक बार आप स्क्रीन शेयर करो। ठीक है, तो आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा पे जाओ। डेटा पे ये जो ब्लू कलर का है, ब्लू प्ले बटन टाइप का है ना, उस पे क्लिक करो। नहीं नहीं, उधर नहीं, ये जो ब्लू गोल गोल है ना, हाँ इसको क्लिक करो। तो अब ये देखो यहाँ पे कैरेक्टर और नंबर और नंबर। तो अब ये आपका भी नंबर की तरीके से ट्रीट हो रहा है। ओके मैम। पहले अगर आप देखते ये कमांड रन किए बिना, तो ये एज कैरेक्टर यूज हो रहा था, CHR जैसे ऊपर डेट पे लिखा हुआ है, ऐसे इन दोनों पे CHR लिखा होता। ठीक है। ओके मैम। ओके जी, चलो, ओके, कमिंग बैक। हाँ जी, तो ठीक है, अब हमारा डेटा है एनालिसिस के लिए तैयार। अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि क्रिएट a scatter plot of the closing stock price and time. What kind of pattern is evident in the plot? तो अब क्लोजिंग प्राइस जो है और टाइम है उसके बीच में स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो मुझे क्या करना है, जो मेरा टाइम वेरिएबल है, टाइम वेरिएबल एंड so this I'll close, this also I'll close। हाँ जी, तो मेरा जो टाइम वेरिएबल है वो, और जो मेरा स्टॉक प्राइस है क्लोज, उसके बीच में मुझे स्कैटर प्लॉट करना है। स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करने के मल्टीपल तरीके हैं, मैं आपको बेसिक सिंपल वाला तरीका भी बता देती हूँ, और जो हमने थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीका देखा है जिससे थोड़े से ब्यूटीफुल से डायग्राम्स आते हैं, वो भी दिखा देते हैं। ठीक है, तो देखो, आप सिंपली प्लॉट, ब्रैकेट ओपन, आपका एक्स वेरिएबल क्या है, मेरा एक्स वेरिएबल होना चाहिए टाइम। तो स्टॉक डेटा में से जैसे ही डॉलर साइन लगा के कोई भी आप चीज लिखते हो, तो वो उस कॉलम को रिकॉग्नाइज कर लेता है। जैसे स्टॉक डेटा 1 लिखा, फिर डॉलर साइन लिखा, डॉलर साइन लिखते ही 3 ऑप्शन आ गए, डेट, टाइम या क्लोज। तो मुझे टाइम चाहिए। सो प्लॉट के बाद आपको पहले अपना एक्स वेरिएबल लिखना होता है, फिर वाई वेरिएबल लिखना होता है। सिमिलरली मेरा वाई वेरिएबल हो गया स्टॉक डेटा 1, डॉलर क्लोज। फिर मैंने अपनी मेन हेडिंग दे दी कि ये क्या है, स्कैटर प्लॉट। फिर मैंने जो अपनी मैम हाउ डू यू गेट एक्स वेरिएबल एज टाइम? आप प्लॉट जब करोगे, स्कैटर प्लॉट क्लोजिंग प्राइस और टाइम का, तो किस चीज को एक्स एक्सिस पे लिखना चाहोगे? मैम ये तो हमारी मर्जी है ना। नहीं, मर्जी नहीं है। आप जैसे ओवर टाइम आपकी प्लेसमेंट में जो भी, चलो कुछ भी, ओवर टाइम मान लो आपकी हाइट कितनी बढ़ी, इसमें आप हाइट को किस एक्सिस पे प्लॉट रखना चाहोगे और टाइम को किस एक्सिस पे रखना चाहोगे नॉर्मली? अगर कोई चीज ओवर टाइम बढ़ रही है या कम हो रही है, उसके लिए तो टाइम को ही तो एक्स एक्सिस पे रखोगे ना। यस मैम। तो वही लॉजिक लगा रहे हैं। ठीक है, ओके मैम। तो मैं क्या चाहती हूँ कि भाई टाइम मेरा एक्स एक्सिस पे आ जाए, और ये जो क्लोजिंग प्राइस है ये मेरा वाई एक्सिस पे आ जाए, और ये मेरा जो स्कैटर प्लॉट है उसका टाइटल मैंने स्कैटर प्लॉट लिख दिया, एक्स एक्सिस पे जो लेबल है वो टाइम लिख दिया, वाई एक्सिस पे जो लेबल है वो क्लोजिंग प्राइस लिख दिया। ठीक है, और इस कमांड को रन कर दिया। इस कमांड को हमने रन कर दिया। अब आपने इस कमांड को रन किया है, अब ये जो आपका स्कैटर प्लॉट है ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इसको जूम करके अगर देखोगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। कैन यू सी दिस? ठीक है, तो ये टाइटल हो गया स्कैटर प्लॉट, जो हमने मेन इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमास स्कैटर प्लॉट हो गया। ये वाई एक्सिस पे क्या लेबल आएगा, क्लोजिंग प्राइस। ये एक्स एक्सिस पे क्या लेबल आएगा, टाइम। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, क्लोजिंग प्राइस के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है, और फिर सडनली 200 स्कैटर के होना। बाद एकदम एकदम शूट अप कर गया, राइट? यस मैम। राइट, तो ये इस तरीके से एक स्कैटर प्लॉट आ गया। तो पहला जो क्वेश्चन था उसमें स्कैटर प्लॉट बनाने को बोला गया था, तो इस तरीके से आप स्कैटर प्लॉट बना सकते हो, सिंपल प्लॉट
एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है, वाई एक्सिस पे क्या लिखना है, मेन अपना हेडिंग दे दो, एक्स एक्सिस का लेबल दे दो, वाई एक्सिस का लेबल दे दो। इस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हो। ये हो गया एक तरीका, ठीक है। इसके कमांड्स मैं चैट में भेज देती हूँ। दिस इज वन थिंग, द अदर थिंग कुड बी दिस इज वन, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? अब जैसे ठीक है, ये तो बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट है, अगर थोड़ा और फैंसी डायग्राम चाहिए आपको तो आप क्या कर सकते हो, जो हमने पहले कमांड यूज करी थी, जीजी प्लॉट। तो जीजी प्लॉट, डेटा कौन सा होगा, स्टॉक डेटा वन। अब इसमें मैपिंग एस्थेटिक एईएस, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, टाइम। मैं यहाँ पे सिर्फ टाइम क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया कि ये स्टॉक डेटा वन है, उसमें क्या क्या चीजें हैं वो आराम से रिकॉग्नाइज हो जाएंगी। तो ये टाइम हो गया। फिर ये हमने एक थीम लिख दी, थीम अंडरस्कोर क्लासिक प्लस, फिर इसी में जियोम अंडरस्कोर पॉइंट। अब आप यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या लिखना चाहते हो वो भी बता देते हो। तो वाई एक्सिस पे हम क्लोज, ये वाला क्लोज यूज करना चाहते हैं, और इसका टाइटल क्या चाहिए, क्लोजिंग प्राइसेस। तो ये जो जीजी प्लॉट है, इससे आप क्या कर सकते हो, एक ही डायग्राम पे बहुत सारी चीजें बना सकते हो, ठीक है। तो पहले हमने सिर्फ एक्स एक्सिस डिफाइन करी, थीम बता दी, और फिर वाई एक्सिस पे क्या लिखना है। तो इस चीज को जब हमने रन किया तो हमारा डायग्राम इस तरीके से आ गया। थोड़ा सा एस्थेटिक है, देखने में थोड़ा ज्यादा अच्छा है, बट इसको अगर जूम करके देखोगे, व्हाई कांट वी सी इट, या इट्स लुकिंग लाइक दिस, ठीक है। ये यहाँ पे अपना क्लोजिंग प्राइस आ गया, ये टाइम हो गया, और ये क्लोज, या फिर यहाँ पे अगर आप क्लोजिंग प्राइस जो कलर्स हैं उसके लिए, ठीक है, फाइन। whichever works for you, you can do this also, this also works, and you can do this also, whatever you want, ठीक है। this also works, ये भी आपके लिए काम कर रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, फाइन। Ma'am, तो ये I'm not getting why we are writing stock data one. कहाँ पे, यहाँ पे, मैम स्टार्टिंग से ही मतलब। ये यस मैम। आपका डेटा कहाँ से आएगा वो तो बताना पड़ेगा ना। आपको स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करना है। स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करने का क्या मतलब है, कि मुझे टाइम और क्लोजिंग के जो पेयर्स हैं उसको प्लॉट करना है। यस मैम। वो पेयर्स कहाँ से आ रहे हैं, मेरे स्टॉक डेटा वन में ही तो है वो, ओके मैम। ही तो है ये स्टॉक डेटा वन में, राइट। ओके मैम। तो इसलिए हमको वो मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना पार्ट ए कर दिया, डेटा का जो पार्ट ए था। तो कैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको, इज दिस लीनियर, इज दिस क्वाड्रेटिक, कैसा दिखाई दे रहा है? हाउ डज इट लुक, इज दिस लीनियर? इसको अगर देखोगे तो ये तो थोड़ा इस तरीके से दिखाई दे रहा है ना, समथिंग लाइक दिस, है ना। ये क्या है, लीनियर दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक दिख रहा है कि क्या दिख रहा है, हाउ डज इट लुक? दिस लुक्स मोर लाइक क्वाड्रेटिक, नहीं, नॉट लीनियर, है ना। तो ठीक है, दिस इज हाउ इट इज लुकिंग। तो आप अपना बता दो कि भाई मुझे पैटर्न थोड़ा क्वाड्रेटिक सा लग रहा है, ठीक है। तो बस यही पूछा था इन्होंने, हमने बता दिया। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब पार्ट टू में चलते हैं। पार्ट टू क्या बोल रहा है, एस्टिमेट अ लीनियर मॉडल एस्टिमेट करो टू प्रिडिक्ट द क्लोजिंग स्टॉक प्राइस। क्लोजिंग स्टॉक प्राइस को प्रिडिक्ट करना है, मतलब based on time. So your dependent variable, which is y variable, is closing stock price, and what is your x variable, time. और फिर बोला है कि does this data seem to fit, does this model seem to fit the data well, क्या ये मॉडल डेटा को अच्छे से फिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया, यस मैम। ठीक है। अब मतलब हमें एक लीनियर रिग्रेशन रन करना है, जिसमें एक्स वेरिएबल होगा टाइम और वाई वेरिएबल होगा क्लोजिंग स्टॉक प्राइस। और फिर हम देख लेंगे डायग्राम पे ड्रॉ करके, जो कि मेरा जो मेरी रिग्रेशन लाइन आ रही है वो, और जो मेरा स्कैटर प्लॉट है वो, देखते हैं किस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर फिटिंग हो रही है अच्छी से तो बोल देंगे कि ठीक है अच्छे से फिट कर रहा है, अदरवाइज बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर बी में मुझे एक मॉडल रन करना है जिसमें लीनियर रिग्रेशन करना है। मेरा एक्स वाई वेरिएबल इज क्लोज, ये नाम
क्लोज है, और मेरा एक्स वेरिएबल है टाइम। ठीक है, तो आप अपने फॉर्मूला बता देते हो और फिर जो डेटा होता है वो भी बता देते हो। ठीक है, यही करना होता है रिग्रेशन करते टाइम। और फिर अपने रिग्रेशन की समरी देख लेते हो, है कि नहीं। तो समरी मॉडल 1, तो मॉडल 1 क्या है अपना, एक लीनियर रिग्रेशन रन करना है। तो जैसे ये लीनियर रिग्रेशन रन किया, अब इसमें बहुत सारी चीजें आ गई, कोएफिशिएंट्स ये वो, और इसकी समरी भी हमने रन कर दी। तो अब इससे हमारे पास ये नंबर्स आ गए। फॉर्मूला यूज किया कि वाई वेरिएबल इज क्लोज टाइम। ठीक है, ये रेसिडुअल्स हो गए, ये हमारे कोएफिशिएंट्स आ गए। टाइम जो है स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है क्योंकि यहाँ पे 3 स्टार आ गए हैं, राइट। और ये सब अलग अलग प्रकार की चीजें, आर स्क्वायर वैल्यू, एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू एंड एफ स्टैटिस्टिक्स, ऑल ऑफ दीज वैल्यूज आर गिवन। ठीक है, सो फार सो गुड, ये चीज क्लियर हो गई यस मैम। है ना। तो ये तो हो गई एक चीज। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मुझे पूछा था कि ये जो डेटा है ये इसको अच्छे से फिट कर रहा है क्या। तो मैं क्या करती हूँ कि ये जो फॉर्मूला है हमने जो लीनियर रिग्रेशन किया है उससे जो वाई हैट आएगा वो देख लेते हैं, राइट। वाई हैट का कॉन्सेप्ट समझ गए, वाई हैट मतलब क्या, वाई हैट मतलब क्या निकालने की कोशिश कर रहे हो, b1 प्लस b2 टाइम, यही निकालने की कोशिश कर रहे हो ना, जो मॉडल के थ्रू आया है। यस, राइट। और एक एक्चुअल वाई वैल्यू में से वाई हैट माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, वाई में से एक्चुअल वैल्यू वाई में से वाई हैट माइनस करते हैं तो क्या आता है, रेसिडुअल्स, है कि नहीं। यस मैम। रेसिडुअल्स, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने डेटा में कॉलम बना लेती हूँ वाई हैट का। तो स्टॉक डेटा 1 में एडिशन करना है, चेंजेस करने हैं क्या, क्लोज हैट नाम का एक कॉलम बना दो जो पहले था ही नहीं। और वो कॉलम कैसे बनेगा, फिटिंग कर दो मॉडल 1 की, फिटेड मॉडल 1, ये कमांड से क्या हो जाता है, इस कमांड से स्टॉक डेटा 1 में एक नया डेटा है, नया कॉलम ऐड हो जाएगा। ठीक है, विच विल लुक लाइक दिस, क्लोज हैट। तो मतलब क्या होगा, b1 प्लस b2 टाइम, उससे जो नंबर निकल के आया वो क्लोज हैट है। और क्लोज हैट को अगर मैं प्लॉट कर दूंगी, ठीक है, ऑन दिस अगेंस्ट टाइम, तो वो मेरे को मेरा मॉडल कैसा फिट हो रहा है, मेरी जो रिग्रेशन लाइन है, सैंपल रिग्रेशन लाइन, वो कैसे फिट होगी वो पता चल जाएगा, राइट। तो हमने क्या किया, अब फिर से प्लॉटिंग कर दी, कैसे, ये जीजी प्लॉट, ये हमारा डेटा है। अब इसमें एक्स एक्सिस पे टाइम है, थीम हमारी ये है। फिर पहले तो हमने नॉर्मल अपना स्कैटर प्लॉट ड्रॉ किया, और फिर हमने क्या किया कि ये स्कैटर प्लॉट नहीं करना, यहाँ पे पहले y वेरिएबल क्लोज था, अब y वेरिएबल क्लोज हैट यूज करो, जिससे कि लीनियर प्रेडिक्शन क्या है वो पता चल जाएगा। तो आप इस पूरी चीज को अगर रन करते हो ना, तो आपका डायग्राम इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड व्हेन यू सी दिस, कैन यू सी दिस, अब बताओ क्या ये मॉडल को अच्छे से फिट कर रहा है, मतलब क्या ये डेटा को अच्छे से फिट कर रहा है जो मॉडल हमने रन किया है, यस मैम। कर रहा है, नो। नहीं कर रहा। देखो ये लीनियर है, ये अलग ही अपना पैटर्न ले रहा यस है कि मैम। नहीं। तो लीनियर फिटिंग तो अच्छी बात नहीं है, राइट। मैम वो तो हम वैसे भी बता सकते हैं ना, क्योंकि इक्वेशन ही वो हमारा वो डायग्राम ही पहले क्वाड्रेटिक आया था, तो वो लीनियर कैसे हो सकता है। हाँ नहीं हो सकता, बट आप एक स्टेप और जाके बता रहे हो आगे, ओके मैम। मतलब वही पूरा प्रोसेस है। ठीक है, तो हमने क्या किया, लीनियर मॉडल एस्टिमेट कर लिया, क्या ये मॉडल अच्छे से डेटा को फिट कर रहा है, नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप एक चीज और कर सकते हो, आप अपने रेसिडुअल्स को भी प्लॉट कर सकते हो। रेसिडुअल्स को कैसे प्लॉट करेंगे, जैसे मान लो मुझे रेसिडुअल्स चाहिए, ठीक है, तो एक स्टॉक डेटा के अंदर मैं थोड़ी सी म्यूटेशन कर देती हूँ, स्टॉक डेटा परसेंट म्यूटेट, और रेसिडुअल्स, रेसिडुअल इज इक्वल्स टू रेसिडुअल्स
It's a generic function which extracts small residuals from the objects. ठीक है. Okay. And what is this? This is something else. Acha, both are doing the same thing. Let's see if they are actually doing the same thing. Which are returned by model should provide a residual method. Not that the method is for residual, not resid. Let's see if this is going to give me something. या ओके, तो इससे मेरे पास एक चीज तो आई है, और ये जो रेसिडुअल है वो क्या है. ठीक है. ठीक है, तो रेसिडुअल कैसे आना चाहिए था. रेसिडुअल कैसे आएगा, जो मेरी एक्चुअल वैल्यू वाई है माइनस मेरी जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू है, प्रिडिक्टेड वैल्यू. ठीक है. तो 23.47 में से ये माइनस करोगे तो समथिंग 27 ही आना चाहिए. यस और नो. यस मैम. राइट. तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ठीक है, इट्स मेकिंग सेंस. ऑल राइट. तो अब मान लो अब रेसिडुअल्स को अगर प्लॉट करके देखो तो क्या होगा ओवर टाइम अगर रेसिडुअल. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी. मैम इसमें जैसे अगर हमने अपना डायग्राम को कलरफुल नहीं बनाया है, जैसे जो फर्स्ट वाली आपने रन करी थी वो ब्लैक एंड वाइट आया था उसे मैम वही है. देन उसके बाद हमने अगर ये वाला रन किया है फंक्शन जिसमें ये लाइन आ रही है मैम उसमें तो आ ही नहीं रही है किसमें नहीं आ रही. ब्लैक एंड वाइट डायग्राम में. क्योंकि उसमें करा नहीं ना, उसमें तो सिर्फ स्कैटर प्लॉट वाली चीज रन करी है. मैम नहीं, वो स्कैटर प्लॉट के बाद अभी हमने ये वाला किया ना क्लोज हैट वाला. हाँ. देन जब हमने इसको रन किए तो इसके बाद ही वो वाली लाइन आई थी. हाँ. मैम बट उस वो ब्लैक एंड व्हाइट में तो नहीं आ रही है वो लाइन. आप बोल रहे हो इसमें वो लाइन नहीं आ रही इसमें, यस मैम. क्योंकि इसमें हमने वो कमांड लिखी ही नहीं ना. जैसे सिर्फ ये रन करते तो भी तो वो लाइन नहीं आई थी ना. यस मैम. फिर वो लाइन लाने के लिए मैंने पहले तो इसमें नॉर्मल वाई वैल्यूज रन करी, फिर एक और चीज ऐड करी कि मुझे लीनियर प्रेडिक्शंस भी चाहिए. राइट. मैम देन उसमें उस वाले डायग्राम में कैसे हम शो करेंगे. उसमें ए बी लाइन करके एक कोड होता है, वो मैं बता देती हूँ. एक सेकेंड. सो द कोड इज आई थिंक हियर प्लस ए बी लाइन करके कुछ होता है. जस्ट अ सेकेंड. अगर मुझे उसमें ये चीज यूज करनी है उसमें मैं क्या करूंगी. सो लेट्स से coefficients plot cars comma mean is equals to equation reg. AB line regression. Let's see. R Studio. Model 1.
color is equals to blue. ठीक है, ठीक है, फाइन. कैन यू सी माई स्क्रीन? इसमें अगर आपको करना हो ना, तो यू हैव टू डू दिस. आपने क्या करना है, इमीडिएटली, जैसे मुझे ये प्लॉट करना था, मैंने सिर्फ मान लो ये प्लॉट किया, तो ये प्लॉट हो गया स्कैटर प्लॉट. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो भी मेरी मॉडल 1 में मैंने रिग्रेशन रन किया था, वो जो लाइन है, वो जो रिग्रेशन की फिटिंग वाली लाइन है, वो मुझे अगर प्लॉट करनी है, तो मैं सिंपली, एक कमांड है ए बी लाइन, जो भी आपका प्लॉट है उसके इमीडिएटली बाद ये कमांड आपने लिखनी है, ए बी लाइन. फिर ये जो चीज है ये कहाँ से आ रही है, मॉडल 1 से आ रही है. मॉडल 1 के जो भी फिटिंग है, रिग्रेशन है, वो सब आपको यूज करने हैं. वो सारी चीजें, वो सब ऑटोमेटिक हो जाता है. और फिर आप यहाँ पे अपना कलर लिख दो, यहाँ पे ब्लू लिख दो, ठीक है, ग्रीन लिख दो, ठीक है, रेड लिख दो, कुछ भी लिख दो, जो भी होगा वो अप्रोप्रिएट कलर ले लेगा. ब्लैक लिख दो, ठीक है, तो रेड लिख देते हैं. और जैसे आपने किया, ये पूरा कमांड एक साथ रन करना है. when you run that you get a line like this, and then when you see it like this it becomes like this. इस तरीके से एक लाइन बन जाएगी. ठीक है, ये आपकी रिग्रेशन लाइन है. फाइन. ठीक है, ओके. सो फार सो गुड. तो ये यस लाइन मैम। इस तरीके से आई थी. और हमारी ये वाली जो लाइन थी, ये हमारी लाइन इस तरीके से आई थी, ये इस तरीके से थी. एक्चुअली देखो तो दोनों सिमिलर ही है, बस एक कलरफुल है थोड़ी सी, एक ब्लैक एंड व्हाइट थी. तो जो इच्छा हो आपकी, जैसे आपकी इच्छा हो उसको करने की, आप उसको कर सकते हो. ठीक है, तो ये सेम, ये अगर मैं यहाँ पे कॉपी करके लिखूं, तो ये भी एक तरीका हो सकता है. अनदर अनदर वे ऑफ डूइंग दिस. ठीक है, ये दूसरा तरीका हो सकता है इसको करने का. और यहाँ पे फिर हम लोग ये अपनी ये लाइन हटा देते हैं. ठीक है, दिस इज ओके. तो हमने क्वेश्चन ए कर लिया, क्वेश्चन बी कर लिया, यहाँ तक क्लियर हो गया. यस मैम। अब हम लोग पार्ट सी पे चलते हैं. पार्ट सी क्या बोल रहा है? पार्ट सी बोल रहा है कि नाउ एस्टिमेट अ स्क्वायर्ड मॉडल बाय यूजिंग बोथ टाइम एंड टाइम स्क्वायर्ड. टाइम भी यूज करना है, टाइम स्क्वायर्ड भी यूज करना है. इज दिस अ बेटर फिट देन इन पार्ट बी? पार्ट बी से बेटर फिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, अच्छा, चलो. तो हाँ, अब क्वेश्चन सी के लिए मुझे क्या करना है, टाइम तो मेरा एक वेरिएबल है ही. अब मुझे टाइम के अलावा और क्या चाहिए? टाइम स्क्वायर्ड भी चाहिए, राइट? तभी जाके मेरा काम होगा, है कि नहीं? तो ठीक है, तो मुझे म्यूटेशन करनी पड़ेगी. और मान लो स्टॉक डेटा में म्यूटेशन करके टाइम स्क्वायर नाम का एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा. टाइम स्क्वायर्ड, QRD. और वो कैसे बनेगा? जो मेरा टाइम रेज टू द पावर 2, राइट, यही होना है. और ऐसे हो जाएगा, राइट. इस तरीके से आपने अपना एक कॉलम बना लिया टाइम स्क्वायर्ड. ठीक है, जैसे ही आप अपना डेटा देखते हो, तो टाइम स्क्वायर्ड दिख गया. 1 4 9 16 25 36. ऑब्वियसली 1 2 3 4 है टाइम, तो उसका स्क्वायर इसी तरीके से आएगा, राइट. ठीक है, अब क्या बोला है कि आपको क्या क्या किस तरीके से फिटिंग करनी है. यू हैव टू ऐड टाइम, यू हैव ऐड टाइम स्क्वायर ऑल्सो. ठीक है, और फिर उस चीज को आगे बढ़ाना है. तो मतलब मेरे को अब जो मॉडल रन करना है, वो यही मॉडल है, लेकिन इसमें एक चीज ऐड हो गई, विच इज टाइम स्क्वायर्ड, राइट, प्लस टाइम अंडरस्कोर SQRD, राइट.
दिस इज माई मॉडल नाउ एंड द नेम ऑफ द मॉडल शुड बी मॉडल 2. मॉडल 1 तो पुराने वाला मॉडल, राइट? दिस इज ओके विद अस? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसको रन कर दो. रन करके और फिर समरी मॉडल 2, मॉडल_2. तो ये हो गया मॉडल 2 और ये हो गई इसकी समरी. ठीक है, तो मॉडल 2 की समरी. मॉडल 2 ये है, ये इसका फॉर्मूला है. तो इंटरसेप्ट वैल्यू, टाइम स्क्वायर्ड वैल्यू, सब कुछ सिग्निफिकेंट आ गया है. ठीक है, आर स्क्वायर वैल्यू 61% हो गई, एडजस्टेड आर स्क्वायर. पहले वो 38% थी, समथिंग लाइक दैट, राइट? इट वॉज 38%, या. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? तो हमने टाइम स्क्वायर्ड के साथ भी रिग्रेशन रन कर दिया. फाइन. क्वेश्चन सी में हमें ये करना था. ओके, आर वी फाइन विद दिस? यस मैम. ठीक है, तो ये पार्ट सी हो गया. अब आगे पार्ट सी में क्या बोला है कि अच्छा, इज दिस अ बेटर फिट देन इन पार्ट बी? पार्ट बी से ज्यादा बेटर फिट है क्या इसका? तो अब इसके लिए मुझे फिर से लाइन प्लॉट करनी पड़ेगी. तो मान लो मुझे अब यही चीज करनी है अपना, अगर ब्लैक एंड व्हाइट वाला चीज यूज किया जाए. बस अब फिटिंग मॉडल 1 की जगह मॉडल 2 करेगा. ठीक है, मॉडल 2 से जो वैल्यूज आ रही हैं उसको यूज करेंगे हम लोग. तो अब इसको अगर हम देखते हैं तो ये तो कुछ और ही हो गया है. मॉडल 2. अच्छा, let me not do this. Let me see that first. इसमें म्यूटेशन करके जो नॉर्मल हमारी फिटिंग करके हम निकालते हैं, मॉडल 2 की फिटिंग करते हैं. क्लोज हैट 2 लिखते हैं यहाँ पे. ठीक है, और इसको रन करते हैं. इससे मेरे पास एक नया डेटा आ गया है, मतलब नया कॉलम ऐड हो गया है. क्लोज हैट 2 विच इज टेलिंग मी कि क्लोज हैट की क्या वैल्यू होनी चाहिए. ठीक है, एंड 60, 43, 35, 21, 20. ठीक है, इस तरीके से डेटा दिया हुआ है. अब हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, वी विल यूज दिस नाउ. यूज दिस डायग्राम वंस, ggplot, to make the scatter plot and the prediction. क्वाड्रेटिक प्रिडिक्शन है ये, तो इसको क्वाड्रेटिक प्रिडिक्शन लिख देते हैं. यहाँ पे क्लोज हैट 2 हमें चाहिए, यहाँ पे क्लोज ही है, यहाँ पे टाइम ही है, बाकी सारी चीजें एवरीथिंग इज द सेम except for these changes. So let's see. Yeah, okay. So there was some problem with the AB line. AB line linear fitting के लिए यूज होती है. हाँ, ठीक है. Can you see this now? यस मैम. ये कैसा दिखाई दे रहा है? Does it fit the model in a better way? Relatively better than the last time, right? यस मैम. तो अगर मान लो मुझे वो लीनियर वाली फिटिंग भी इसी में चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना. एग्जैक्टली मान लो मुझे सेम चीज करनी है, तो बेसिकली मुझे यही लाइन कॉपी कर देनी है, ये वाली जो मैंने यहाँ पे यूज करी थी. लीनियर प्रेडिक्शन यूज करनी है, फिर क्वाड्रेटिक भी करनी थी. तो ये देखो, इसमें आप एक लाइन यहाँ पे ऐड कर दो और फिर यहाँ पे प्लस भी लिख दो. तो ये तीनों तीनों चीजें एक ही डायग्राम पे आ जाएंगी. तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे किस किस तरीके की फिटिंग हुई है अलग से. तो ये देखो, कैन यू सी कि लीनियर में क्या हो रहा था, क्वाड्रेटिक में कैसी फिटिंग है, और फिर मेरा एक्चुअल स्कैटर प्लॉट क्या है. यस मैम. राइट, दिस इज मोर, एक तरीके से थोड़ा वाइब्रेंट है, ज्यादा ऑप्शंस हैं, ज्यादा चीजें ऐड कर सकते हो. ठीक है, तो तो हाँ, कंपेयरिंग टू द लीनियर प्रिडिक्शन, इज द क्वाड्रेटिक प्रिडिक्शन बेटर? यस मैम. राइट, तो ऑब्वियसली ठीक है, वी कैन सी डायग्रामेटिकली ऑल्सो दिस इज बेटर. एंड बाकी भी हमें और भी चीजें देख के पता चल रहा है. कैसे? आर स्क्वायर देख लो मॉडल का. ठीक है, इस मॉडल में सारे कोएफिशिएंट
सिग्निफिकेंट हैं। पुराने मॉडल में क्या हो रहा था, ये वाला कोएफिशिएंट सिग्निफिकेंट था, इंटरसेप्ट सिग्निफिकेंट नहीं था। इसमें एफ स्टैटिस्टिक वैल्यू 161 है, इसमें एफ स्टैटिस्टिक वैल्यू 211 है। सो एफ स्टैटिस्टिक वैल्यू बड़ी आ रही है, इसका मतलब आर स्क्वायर इज मोर रेलेवेंट, ओवरऑल द मॉडल इज मोर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें पॉइंट आउट कर रही हैं मुझे ये बताने को कि ठीक है, यू नो इट्स अ बेटर फिटिंग मॉडल। यहाँ पे रेसिडुअल स्टैंडर्ड एरर 43 आ रहा है, मतलब सिग्मा हैट स्क्वायर वाली जो टर्म है, और यहाँ पे 55 है। सो दिस वन इज बिगर देन द अदर वन। ओके, सो ये सारी चीजें हैं जो हमें पॉइंट आउट कर रही हैं कि द क्वाड्रेटिक प्रेडिक्शन इज बेटर देन द लीनियर प्रेडिक्शन। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, पार्ट सी में क्या बोला है इन्होंने, डी सॉरी पार्ट सी तो हो गया, पार्ट डी में क्या बोला है, नाउ अटेम्प्ट टू फिट अ क्यूबिक। अब आपको जो चीज क्वाड्रेटिक के साथ करी है वो क्यूबिक के साथ करनी है, सेम चीज। और फिर पूछा है कि कौन सा मॉडल इसमें से सबसे अच्छा, विच मॉडल सीम्स टू बी द बेस्ट एस्टिमेटर फॉर स्टॉक प्राइसेस, कौन सा मॉडल सबसे अच्छा रिजल्ट आपको दे रहा है। तो ठीक है भाई, अब टाइम स्क्वायर तो कर ही लिया है, अब एक और म्यूटेशन करके क्या कर दो, टाइम क्यूब कर दो। तो ये पूरी चीज कॉपी कर लो एग्जैक्टली, इसी में थोड़े से ट्वीक्स करने हैं हमें। ठीक है, तो मेरे को पहले टाइम क्यूब नाम का एक डेटा क्रिएट करना है। ठीक है, क्यूब, और एक मेरे को नया मॉडल फिट करना है जिसमें टाइम स्क्वायर्ड भी हो और टाइम क्यूब भी हो, टाइम अंडरस्कोर क्यूब हो। ठीक है, ये चीज हो गई एक, और इसकी मॉडल की समरी ले लेनी है। ठीक है, और फिर क्लोज हैट 3 करना है, फिटिंग करनी है मॉडल 3 की। ठीक है, और यहाँ पे लीनियर प्रेडिक्शन, क्वाड्रेटिक प्रेडिक्शन, और फिर एक और नंबर आ जाएगा किसका, क्यूबिक प्रेडिक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस क्यूबिक प्रेडिक्शन, क्लोज हैट 3 क्यूबिक प्रेडिक्शन, ये पूरी चीज चेंज हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको म्यूटेट करो और टाइम क्यूब लगाओ, रन किया, अच्छा ओके सॉरी, सो इसको रन किया, रन करने के बाद जो डेटा आया उसमें टाइम क्यूब भी आ गया। ठीक है, 1827 ब्ला ब्ला ब्ला, तो टाइम क्यूब आ गया। फिर मॉडल रन करना है जिसमें टाइम हो, टाइम स्क्वायर हो, टाइम क्यूब हो, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। तो ये तीनों चीजों वाला मॉडल रन किया। ठीक है, और इसकी समरी भी लिख दी। तो इसकी समरी जब आप देखोगे तो क्या हो रहा है इधर, ठीक है, तीनों टाइम, टाइम स्क्वायर, टाइम क्यूब, तीनों सिग्निफिकेंट है, इंटरसेप्ट इनसिग्निफिकेंट है। आर स्क्वायर वैल्यू, एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ गई है, 81% हो गई है। एफ स्टैटिस्टिक कितना बड़ा वैल्यू ले रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड उसके बाद फिर क्या करना है, ये एक फिटिंग करानी है यहाँ पे, ये रन किया, यू रन दिस वन, दिस कमांड, जिससे क्या हुआ, इससे हमारे पास एक चीज हुई विच इज, हाँ, तो ये डेटा में क्लोज हैट 3 नाम का एक और वेरिएबल बन गया। ठीक है, जिससे जो हमारी प्रिडिक्शंस थी फ्रॉम द थर्ड मॉडल वो आ गई। और अब फाइनली हम ये तीनों चीजें, अगर आपको ये तीनों चीजें मान लो प्लॉट नहीं करनी है तो पहले इन दोनों को कमेंट कर दो। ठीक है, इधर कमेंट कर दिया, इधर भी कमेंट कर दिया। ठीक है, ये दोनों चीजें प्लॉट कर दी, इसको रन किया, तो ये जो मेरा मॉडल है वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। वाओ, कैन यू सी दिस। अब इस डायग्राम को देख के लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक ज्यादा अच्छा फिट कर रहा है, राइट। यस मैम। है ना, कि मतलब जो हमने क्वाड्रेटिक बोला था वो भी गलत ही लग रहा है, दिस इज मोर लाइक क्यूबिक, है ना। तो अब इससे मतलब इसको देख के तो यही लग रहा है कि एवरीथिंग इज वेल विद द क्यूबिक वन। और जैसे आपने ये कमेंट हटाए, और अगर आपको ये तीनों चीजें देखनी है एक साथ, तो ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक था, ये ग्रीन वाला आपका क्यूबिक हो गया है, और ये जो ब्लू कलर का है ये लीनियर था। सो विच सीम्स टू बी द बेस्ट फिटिंग मॉडल अमंग ऑल ऑफ दीज, मैम क्यूबिक। क्यूबिक, सो दैट गिव्स यू द बेस्ट फिटिंग मॉडल। एंड ये बाकी सारी चीजें देख के भी समझ में आ रहा है, जैसे इसकी आर स्क्वायर वैल्यू, एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू हम लोग कंपेयर कर सकते हैं तीनों की, तो सबसे बड़ी किसकी आ रही है, थर्ड मॉडल की। पहले की 38% थी, दूसरे की 61 थी, इसकी 81 हो गई, ह्यूज जंप, है ना।
सेकेंडली एफ स्टैटिस्टिक को देखते हो तो सबसे बड़ी एफ स्टैट की वैल्यू इसकी है, और एफ स्टैट वैल्यू जितनी बड़ी होती है ओवरऑल अगर सिग्निफिकेंस टेस्ट किया जाए तो मॉडल कितना सिग्निफिकेंट होता है। वो सिग्निफिकेंट होगा, ओवरऑल मॉडल इज वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है, इंडिविजुअली सारे कोएफिशिएंट सिग्निफिकेंट हैं, ये सब पे 3 स्टार्स लगे हुए हैं। 3 स्टार मतलब 0.1% से कम सिग्निफिकेंस लेवल हो तब भी नल रिजेक्ट कर सकते हो, जीरो वाली। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें सजेस्ट कर रही हैं, और डायग्रामेटिकली द वे इट इज फिटिंग द डेटा इज ऑल्सो टेलिंग अस कि क्यूबिक सीम्स टू बी द बेस्ट फॉर्मेट, राइट। यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन 5.25 फ्रॉम योर बुक एसेंशियल्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स गुजराती। तो ये वहां से था। ठीक है, अब मैं एक चीज करना चाहती हूँ, विच इज देर इज अनदर प्रॉब्लम 5.26 which I would like to show you and I want to give it to you as your homework. तो यू कैन ट्राई एग्जैक्टली जो हमने इसमें किया है, अब आपको सेम चीज दूसरे मॉडल में करनी है, दूसरे क्वेश्चन में करनी है। तो उसको ब्रीफली मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप उस चीज को भी अच्छे से नेविगेट कर पाओ। ठीक है, तो एक बारी हम लोग उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 5.25, तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है वो इसी तरीके के हैं कि क्वेश्चन दे देंगे, दे वोंट से कि डू दिस विद द डेटा, डू दैट विद द डेटा, दैट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव। दे विल गिव यू अ क्वेश्चन एंड देन यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब जैसे दिस इज योर होमवर्क, लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन नाउ। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, टेबल 5.17 ऑन द टेक्स्ट बुक्स वेबसाइट कंटेन्स डेटा। तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया है कि डेटा किस तरीके से देखना है। तो यहाँ पे ये 5.17 वाला डेटा है। ठीक है, तो ये जो डेटा है, आप अगर इस डेटा को देखोगे, चैप्टर डेटा एंड चैप्टर 5 एंड 17 है डेटा। ठीक है, तो इस डेटा को अगर आप ओपन करके देखोगे तो ये देखो, ये जो डेटा है ये क्या दे रहा है कि दिस इज द डेटा मैगजीन। अच्छा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, दिस कंटेन्स डेटा अबाउट सेवरल मैगजीन, बहुत सारी मैगजीन से रिलेटेड डेटा है। द वेरिएबल्स आर, मैगजीन का नाम क्या है, इस मैगजीन में एक फुल पेज ऐड डालने की कॉस्ट क्या है, सर्कुलेशन कितना होता है, क्या प्रोजेक्शन है कि ये मैगजीन कितना सर्कुलेट होती है, परसेंटेज ऑफ मेल अमंग द प्रिडिक्टेड रीडरशिप, रीडरशिप जो भी इस मैगजीन को जितने भी लोग रीड करते हैं उसमें से मेल कितने हैं, एंड मीडियन हाउस होल्ड इनकम ऑफ रीडरशिप, तो जो भी रीडर्स हैं उनकी मीडियन हाउस होल्ड इनकम कितनी है। ठीक है, एंड द गोल इज टू प्रिडिक्ट द एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, तो क्या एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट का कनेक्शन है बाकी सारे वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, तो ये हमारा डेटा है। अलग अलग मैगजीन्स के नाम है, यहाँ पे बहुत सारी मैगजीन्स हैं, वुमेन्स इंडिया, वोग, आई थिंक दिस इज ट्रू डेटा, कॉस्मोपॉलिटन, फॉर्ब्स, फॉर्च्यून, हार्पर्स बाजार, नेशनल ज्योग्राफिक, पेरेंट्स मैगजीन, रीडर्स डाइजेस्ट, टाइम। ओके, ठीक है, आई थिंक दिस इज रियल डेटा। ठीक है, तो ये पेज एक वन पेज ऐड करने की कॉस्ट क्या है, कितना सर्कुलेशन है, कितने परसेंट मेल रीडर्स हैं इसके, मीडियन इनकम ऑफ ऑल द रीडर्स, ये सारा डेटा दिया हुआ है। ठीक है, फिर पूछा है कि क्रिएट द स्कैटर डायग्राम, स्कैटरग्राम मतलब स्कैटर प्लॉट बेसिकली ऑफ द कॉस्ट वेरिएबल वर्सेस ईच ऑफ द 3 अदर वेरिएबल्स। तो बेसिकली कॉस्ट और सर्कुलेशन, कॉस्ट और परसेंटेज ऑफ मेल लीडरशिप, कॉस्ट एंड मीडियन हाउस होल्ड इनकम, इन तीनों के अलग अलग स्कैटर प्लॉट बनाने हैं। ठीक है, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, एस्टिमेट अ लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन विद ऑल दी वेरिएबल्स। ठीक है, तो एक लीनियर रिग्रेशन रन करना है सारे वेरिएबल्स का। आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो होगा कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, फिर क्रिएट अ रेसिडुअल्स वर्सेस फिटेड वैल्यूज प्लॉट। तो फिर अब आपको एक प्लॉट करना है जिसमें क्या है, जो आपकी फिटेड वैल्यूज और जो आपकी रेसिडुअल वैल्यूज हैं वो दोनों आए। तो मतलब ये जो हमारा जीजी प्लॉट है, यहाँ पे जो भी हम लोग प्लॉट कर रहे थे जैसे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो मेरी टर्म आएगी रेसिडुअल्स की, एक आएगी मेरी फिटेड टर्म्स मतलब लीनियर प्रेडिक्शन। ठीक है, ये वाई वैल्यूज नहीं चाहिए, सिर्फ इसमें एक लीनियर प्रेडिक्शन होनी चाहिए और एक रेसिडुअल्स होनी चाहिए। रेसिडुअल निकालने कैसे हैं उसका भी सिंपल सा तरीका है, ये जैसे आप फिटिंग करते हो
वैसे ही आप रेसिडुअल्स निकाल सकते हो। तो जैसे फिटिंग होती है वैसे ही रेसिडुअल्स निकल सकते हैं। तो फिर क्लोज हैट और रेसिडुअल्स का विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट आपको प्लॉट करना है, ठीक है। ऑल राइट, तो ये हो गया दूसरा पार्ट। फिर कहाँ गया, हाँ, फिर डज द प्लॉट एग्जिबिट कांस्टेंट वेरिएंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं कि जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट में, तो जो प्लॉट है क्या वो कांस्टेंट वेरिएंस की तरफ आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं, कि जैसे जैसे आपकी कॉस्ट चेंज हो रही है एडवर्टाइजिंग की, क्या रेसिडुअल्स का जो पैटर्न है उसमें कोई पैटर्न आ रहा है या वो कोई रैंडम टर्म दिख रही है, ठीक है। तो बेसिकली हेटेरोस्केडास्टिसिटी के बारे में आपसे बात की गई है। तो बस इसको प्लॉट करना, आगे कैसे देखना है क्या करना है वो मैं बता दूंगी आपको। पार्ट सी में क्या है, नाउ एस्टिमेट द फॉलोइंग मॉडल। अब आपको ये मॉडल एस्टिमेट करना है जिसमें सर्कुलेशन की जगह लॉग सर्कुलेशन यूज करना है। परसेंट मेल वही नंबर है, मीडियन इनकम वही है, और वाई की जगह लॉग वाई यूज करना है। सो दो वेरिएबल्स में बदलाव होगा, लॉग वाई एंड लॉग सर्कुलेशन, ठीक है। तो उससे आप दो नए वेरिएबल्स क्रिएट करोगे और उससे आप रिग्रेशन रन करोगे, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला है अब एक अनदर रेसिडुअल प्लॉट करो, मतलब जो भी आपके रेसिडुअल्स आ रहे हैं उनको विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट स्कैटर प्लॉट बनाओ या डायग्राम बनाओ। और आप बोल रहे हैं कि क्या ये मॉडल बेटर फिट कर रहा है उस मॉडल से एज कंपेयर टू व्हाट वाज हैपनिंग इन पार्ट बी। तो जो पार्ट बी में हो रहा था वो बेटर है या पार्ट सी में जो हो रहा था वो बेटर है, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू टेक एटलीस्ट 2-3 days फॉर डूइंग दिस, ठीक है। मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू 2-3 days टू फिनिश इट अप, बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस प्रॉब्लम विद यू। तो मैं एक और आपका आर सेशन लेना चाहती हूँ नेक्स्ट वीक में, इंस्टेड ऑफ जस्ट दी संडे सेशन। I would like to maybe do it on Wednesday works. Can we do it on Wednesday? This problem, the one that we're discussing. मैम वेनेसडे को लोगे आप क्लास? For this particular question, मैम विच टाइम? time Wednesday we have a micro class, so maybe we can do it after the micro class, around I would say 8:30 p.m. यस मैम। है ना, 8:30 let's keep it फॉर डूइंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जो 1-2 दिन है उसमें आप अपने लेवल पे जो जो आप ट्राई कर सकते हो वो करो, और जो भी नहीं हो पाता है, जो भी डाउट होंगे वो हम लोग वेडनेसडे 8:30 पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फाइन, यस मैम। ओके, all right. So yeah, I think that's all for today's session. I will meet you on Wednesday at 8:30 for this question. Please उसको try करो अच्छे से, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स इसी तरीके की आएंगी, तो you should have an idea of how to go about it. Okay. So all right. Okay. थैंक यू मैम। Thank you. Take care. Bye bye.